नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन और प्रोग्राम बदलते दौर में मैं आपका स्वागत करता हूं। बदलते दौर में हम रविवार को एक ऐसे इशू पर बात करते हैं जो हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड है और इस पर हमारे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव आकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और आपको लाभान्वित करते हैं। इससे पहले कि आज की टॉपिक और आज के पैनलिस्ट से मैं आपको रूबरू करवाऊं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। गांधी जयंती की छुट्टी पर भारतीय जनता पार्टी पलटी, कहां हो गई गलती। पांच सालों में नवीकरण ऊर्जा की क्षमता में 5% बढ़ोतरी करेंगे, पीयूष गोयल का बयान। शिक्षा मातृभाषा और राज्य भाषा में होने चाहिए, आरएसएस का कहना। पांच दिवसीय यात्रा श्रीलंका की यात्रा से वापस प्रधानमंत्री मोदी। एक किताब के हवाले से खबर, इलेक्शंस के दिन नहीं देखा था टीवी और थे फोन से दूर। ब्राजील में 1300 फुट गहरी खाई में एक बस गिरी, 30 लोगों की मौत। पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराया, क्वार्टर फाइनल में भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। और सलमान खान है मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा, कैटरीना काफ का कहना। जी दोस्तों, हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक ऑलमोस्ट आप सभी उससे रूबरू हैं। आप लोगों के काफी क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप और अलग अलग माध्यम के द्वारा। आज का हमारा जो विषय है स्क्राइब गाइडलाइंस, जहां पे स्क्राइब को अरेंज करते समय आने वाली समस्याओं पर। और इसमें मुझे ज्वाइन कर रहे हैं CEO ऑफ Score Foundation, Mr. George Abraham, who is running a skill development program as well. So, welcome. Thank you. Dr. Ramesh Srin, always critics, has many things to say over this topic. He is a professor of political science and General Secretary of Progressive Society for the Sightless Persons. So, welcome. Thanks a lot. Joining us, Professor Anna Baramji from Hyderabad University, the sociologist. So welcome. Thank you very much, and hi listeners. Anita ma'am, she is working for this same issue. Just started a mission called Voice for Blind. Anita ma'am, welcome. And Bala Nagendran will put forward the viewpoint of the youngster IS aspirant and media spokesperson of Udan Welfare Society. Bala, welcome. Hi bro, thank you, and hi listeners. जी, तो आज की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल सरीन सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो अभी जो वर्तमानिक सिचुएशन है स्क्राइब को लेकर, जो ट्रेंड चल रहा है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या है ट्रेंड, आप जो करंट वर्तमान समय पे जो आज का ट्रेंड चल रहा है? सीधा हाँ जवाब नहीं हो सकता है। जी जी, क्योंकि चीजें इतनी आसान नहीं कि उसको सीधा हाँ कह के चल। जी, मैं 2-3 मिनट दूंगा इसको। जी बिल्कुल, टाइम हमारे पास बहुत है, आराम से अपने विचार रखें आप प्लीज। मेरी समझ ये है कि इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। जी, फर्क एक सेंस में इतना पड़ा है कि अब आपको मनचाहा राइटर बिना परसेंटेज, बिना क्वालिफिकेशन आपको मिलता है। उनके लिए जो वाकई में मेहनत करके पढ़ के जाते हैं, ये गारंटी होगी कि जो वो बोलेंगे राइट होगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि आफ्टर ब्लाइंड भी ह्यूमन बीइंग है। और सोसाइटी में एग्जामिनेशन के चाहे अच्छे एस्पेक्ट्स हो या बुरे एस्पेक्ट्स हो, ये इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भी
फॉल्स मीन्स की बात कर सकता है। जी तो उस हालत में यदि आप बहुत क्वालिफाइड राइटर देते हैं तो चाहे सब्जेक्ट सेम ना भी हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर वो आपको सपोर्ट सचिन सर, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना मैं माफी चाहता हूं, लेकिन देखिए मुझे बहुत कॉल आए हैं लिसनर्स के इस डिस्कशन को काफी बाद में भी कई लोगों ने सुनना है, तो जिनकी ओर से श्योर है प्लीज या तो म्यूट कर लें या तो रेक्टिफाई कर लें, ताकि जो हमारे एक्सपर्ट्स की बातें लोगों तक क्लियर कट पहुंचे। जी सचिन सर प्लीज कंटिन्यू। अब ऐसी हालत में जब हमें एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी तो एक उन्होंने जो अरेंजमेंट की बात की है कि साहब बहुत ज्यादा इन्विजिलेशन होगा। मेरा इन्विजिलेशन के मामले में बहुत एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग है मेरी। एक और मुझे याद है जब मैं इंडियन एयरलाइंस का एग्जाम दे रहा था तो मेरे दाएं बाएं और सामने 3 इन्विजिलेटर बैठे हुए थे। मैं उनकी नजर में एक ब्लाइंड कैसे एग्जाम देने का बहुत बड़ा इशू था। जी मैं बात कर रहा हूँ 1990 की। जी लेकिन उसी के अगेंस्ट ऐसे बहुत सारे इन्विजिलेटर्स हैं जो स्वर्ग में टिकट कटाने के नाम पर उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। अरे ब्लाइंड ने नकल कर भी ली तो क्या हुआ। जी तो फेयरनेस ऑफ द एग्जाम कहा जाएगा, ये मेरा चिंता का विषय है। इस जरिए मैं ब्लाइंड को आरोपित नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में हर तरह के नेचर की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। जॉर्ज सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम सर्कुलर देख रहे थे तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड और उसके बाद स्कोर फाउंडेशन ने पिटीशन डाली थी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, तो आप हमें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएंगे कि पहले जो गाइडलाइंस थी उसमें कहां पर प्रॉब्लम आ रही थी जो आपने नई गाइडलाइंस प्रपोज की, और क्या जो आपने गाइडलाइन प्रपोज की थी तो हैव यू गॉट द व्हाट यू वांट? Is it okay if I spoke? जी please. Yes. Spoke The in language. English? Yes, you can. Because if I did try and speak in Hindi, No problem. I can communicate, but probably what I want to say may not be. Yeah. See, the Xavier's Resource Center for the Visually Handicapped, XRCVC, Score Foundation, and 78 other organizations from across India had actually proposed the scribe guidelines, and we had given the guidelines to the Ministry of Social Justice and Empowerment. Mr. Wasnik was the minister at that time. We had handed it to him personally, and they did nothing about it. So we had filed a case in the Chief Commissioner for Persons with Disability के office में, Mr. Prasanna Kumar Pincha और Mr. T.D. Daryal के जो कोर्ट है वहां पर हमने केस दायर किया था. Now the thing is, if you look at the history, apparently 4 years earlier, the CCPD's office had requisitioned a meeting where many NGOs had come together and they had arrived at a scribe guidelines. So the CCPD, while they agreed that a standard guidelines was required, they did not, they said they will order. Two things they said. One is that CCPD is a cross-disability functioning office. Number two, he said, since there was a guidelines that was arrived 4 years earlier, they preferred to push that. So the guidelines that the 80 NGOs that had proposed in 2013 was not actually passed. What was passed was what was arrived at in 2007 or 8, where several NGOs had come together, and that was not only for visually impaired people, it was for all disability. Exactly. तो मेरा पर्सनल सोच है कि हर डिसेबिलिटी का जो डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग है, एंड ये जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था कि क्रॉस डिसेबिलिटी होने की वजह से हम सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, इट हैज टू बी क्रॉस, वो मैं नहीं मानता, बिकॉज हर डिसेबिलिटी का अलग रिक्वायरमेंट्स है. दे कुड हैव डेफिनेटली हैड 5-6 डिफरेंट सेट्स ऑफ गाइडलाइंस फॉर ईच डिसेबिलिटी, बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनका रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, द असिस्टेंस दे नीड इज वेरी डिफरेंट. सो दैट वाज वन. नंबर 2 इज दैट ये जो
सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में जो ऑर्डर दिया था, सम एग्जामिनिंग बॉडीज हैव एक्सेप्टेड इट, बट मेनी ऑफ देम आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। जैसे कि सीबीएसई हो, सीबीएसई इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। रिसेंटली देयर वाज सम एंट्रेंस एग्जाम, वहां पर दे वर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। सो कुछ लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काफी लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Now, अभी आपके पॉइंट के ऊपर ही एक और बात जी, अभी तो सरीन साहब ने कहा था कि आई एग्री विद ऑल हिज पॉइंट्स, व्हिच इज ही सेड दैट फॉर पीपल हु आर सिंसियर एंड जेन्युइन, these new guidelines are fantastic because they get a fair chance of writing the exam well. They will not lose out because of a poor scribe. That is very good. ये भी बात सही है कि there are many people जो इसको मिसयूज करेंगे जी। एंड जब हम लोग ये कैंपेन कर रहे थे कि फॉर यूनिफॉर्म स्क्राइब्स, कुछ संस्थान ने हमें कहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कुछ संस्थान ने हमसे कहा कि हमारे ब्लाइंड बच्चे जो हमने हमारे जो इसमें ओरिजिनल गाइडलाइंस में वी हैड आल्सो स्ट्रेस्ड ऑन राइट फ्रॉम क्लास 5, 4, 5 ऑनवर्ड्स कंप्यूटर से एग्जाम देने का प्रथा शुरू करें ताकि दी एग्जामिनी कैन राइट हिज ओन एग्जाम्स। पर कई संस्थाओं ने उसको मना किया जी, कई संस्थाओं ने उसको अपोज किया, saying that the blind students will want to write with scribes. जी, वो खुद लिखना नहीं चाहेंगे। ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। This is not a very progressive thought. Exactly. You know, I will ask some questions about this. Exactly. और MA के बाद आपको ऑफिस में काम करेंगे तो वहां पर आपको स्क्राइब मिलेगा क्या? Exactly. So that concept of personal independence, मेरे ख्याल से ये क्लास 3-4 से ही शुरू होना चाहिए। Exactly. एंड अगर टेक्नोलॉजी आपके स्कूलों में दिया जा रहा है और आपको वो अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप कंप्यूटर से लिख सकते हैं, कंप्यूटर लगभग सारे स्कूलों में आजकल सिखाया जा रहा है और सिखाया जा सकता है, फंड्स दिया जा रहा है कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी इज देयर। ट्रांजिशन में थोड़ा वक्त लेगा, बट द पॉइंट इज अगर मुझे एज अ ब्लाइंड पर्सन इस दुनिया में अपना व्यक्तित्व को एंड अपना पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करना है, एंड आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट। आई कांट कैरी अ स्क्राइब वेयरएवर आई गो। सो दैट इज वन थिंग। सो the sooner you get an opportunity to use the technology instead of a scribe, you know, and also the difficulty of a bad scribe will be going away, then I think we should move towards using technology. But unfortunately उसमें opposition था। और एक और जगह है कि जब कुछ एंट्रेंस एग्जाम ऐसे भी है जहां पर 30-50 ब्लाइंड लोग एक साथ एग्जाम लिख रहे हैं, तो उनको एग्जामिन करना और उनको इन्विजिलेट करना becomes a very difficult situation. बिल्कुल जॉर्ज सर, मैंने आपके पॉइंट ले लिए हैं। आई विल गेट बैक टू यू अगेन। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव रेज्ड। ओके, लेट्स मूव टू द सेम पॉइंट। अन्नावरम सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बहुत पॉइंट उठे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि 5 क्वेश्चन मेरे को सेम आए हैं और ये डिस्कशन भी उन्हीं लोगों द्वारा है जो मायूस हैं, जो डिसअपॉइंटेड है खासतौर पे इस पॉइंट के कि आप किसी भी तरह का राइटर ले जाते हैं। तो आई वॉज फोर्स्ड टू ब्रिंग आउट दिस डिस्कशन। नाउ माई क्वेश्चन इज कि क्यों ये सभी यूनिवर्सिटी वाले नहीं मान रहे, जबकि सीसीपीडी ने क्लियर अपने ऑर्डर दिए हुए हैं, ए। और नंबर बी, क्या ये स्कूल लेवल पे स्क्राइब को अरेंज करना या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिफरेंस है इसमें? अगर है तो क्यों? Annavaram sir. Very quickly, the first point is very technical. ऐसा होता है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई रूल पास करती है, ideally what happens is universities are autonomous institutions. Most of the universities have been established by separate acts of parliament, and most of the time, any rule that we follow should have to come from UGC, Universities Grants Commission. For a long time, in some senses, the scapegoat argument from the universities was that since UGC hasn't said anything about it, we are not going to implement it. Finally, sometime during the last months of
2014, if I am not wrong, UGC also has provided a circular, perhaps it issued a circular saying that the orders passed by the Chief Commissioner for Persons with Disabilities have to be implemented even by the universities also. Now, that argument by the universities that is not implementable by us, I think is no longer valid. Number two, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे कि is it different to arrange a scribe in the schools? Is it anyway different from the arranging a scribe in the universities? I think I would say yes, because school की बात होती है. If it is a special school or an inclusive school, I think one should be, as George sir was rightly pointing out, I think the very concept of scribe in the school should not arise at all. And up to plus 2 or 10th standard, whatever you say, the student should be forced, I would say this, to write either with the help of a computer or in a braille. Perhaps I studied in a blind school and I wrote my exams till my 10th standard. Unfortunately, 10th standard was a public exam at that point of time. We didn't have an option to write it in a braille, but at least till 9th standard, all exams we attempted in braille. And the question of scribe comes only when a student enters the university after the guidelines have been issued. Now we are even providing an option. I can name a couple of universities in Delhi, and we in Hyderabad also perhaps encourage students to get their laptops, and we will give the question papers in a soft copy, give them in a pen drive or a CD, and give them enough time. Say you write your exam, and perhaps very few, I mean, I would say hardly 20% of the total students enrolled in our university make use of that option. All of them go for the scribes. The third point you raised, what kind of scribe should one actually get? This is a very, very tricky question. And the idea is a student, it's a kind of a double-edged sword. On one hand, we should not impinge upon a student's autonomy, because a student may feel very comfortable to have a scribe with him. But at the same time, there should also be checks and balances. There should be check that a student, the scribe who is going to be there, is not really is being misused. I mean, then the problem of invigilation comes, and somebody, as Sareen sir was rightly pointing out, people want to buy tickets to heaven, therefore they may be very lethargic. It's a very complicated thing. But I think we have to really travel a long way in this. I mean, to finish it, I would say, I think the very term scribe guidelines itself is misleading. But to say something else about it, because these guidelines are not simply about the scribe. I mean, if I understand correctly. They are examination guidelines. Yeah. Examination guidelines. Why are we only saying scribe? And then you are limiting the whole scope itself. Exactly. Again, sorry for butting in. When XRCVC and all of us had presented it, it was examination guidelines. It was the CCPD that has started calling it the scribe guidelines. That's anyway, the spirit. Gee. Okay. So, and the other thing. Can I just make one point here? Please. Okay, please. Which is the points that Mr. Sareen had raised, that invigilation and see, there are two parallel systems here. One is the system itself. The second is the people involved. Now, the system, to my mind, has to be fair to the person who is being examined. And if the people who are conducting the exams are corrupt, whether the scribe is corrupt or whether the invigilators are corrupt, that is something which the people conducting the exam, the boards, will have to address. I think the system still has to be designed as something which gives the examinee total independence, and the best of opportunities. So exactly. Let's not penalize the person who is writing the exam. I think we need to train. Maybe training is one thing which is important, so that there is salvation. The swarg mein jo ticket katna chahte hain, if they are trained properly, maybe their attitude might change. Yeah. Even there is a role of our NGO, as you rightly pointed out. Some people were against that technology. We will raise that point as well. So अनीता जी, आपको इनवाइट कर रहा हूं मैं. आप मेन स्ट्रीम से आती हैं और आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो आपने कैंपेन भी किया है इसके खिलाफ. मध्य प्रदेश में काफी आर्टिकल आपके आए हैं. सो व्हाट आर द बिग प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं कि स्क्राइब को लेके जो बच्चों में सबसे ज्यादा है?
आपने नोटिस किए? जी स्काइप, हाँ जी दानिश जी, स्काइप को लेके। हेलो, आप सुन रहे हो? जी जी बिल्कुल। हेलो दानिश जी बिल्कुल, सुन रहे हो? आप बोलिए जी। हाँ जी, हाँ, ये स्काइप को लेकर के एक्चुअली हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम जाती है। एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो हम लोग को जाती है जो बीए फर्स्ट ईयर्स के एग्जाम होते हैं उसमें जाती है, क्योंकि वहां पे जो पुरानी गाइडलाइन है उसमें 12th का बच्चा या 11th का बच्चा होना चाहिए। 12th के बच्चे उस समय जनरली कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। 11th के बच्चे भी मुश्किल से ही मिलते हैं, जनरली मिलते नहीं है क्योंकि वो भी मना कर देते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए और भी छोटी क्लास का बच्चा जाता है इम्तिहान देने, तो एक लॉजिक सी बात है कि कॉलेज के जो आप इतिहास का पेपर लीजिए, राजनीति का, इतना जो लिखना पड़ता है, तो क्या छोटे बच्चे लिख पाएंगे? पहला तो ये पॉइंट है। और उसके बाद जैसे अभी यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि छोटे बच्चे और कॉलेज के बच्चे, छोटे बच्चों में भी मैंने देखा कि परेशानी होती थी। जो 10th के बच्चे हैं एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए 6 के बच्चे को अरेंज करना पड़ रहा था। अब 6 का बच्चा अब साइंस का पेपर देने जा रहा है, मान लीजिए किसी का, तो वो साइन थीटा या कॉस थीटा बोलता है, कुछ चीजें इस तरह के बोलते हैं, या इस तरह में जो थीटा का साइन होता है, तो वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा उस बच्चे को कि इस तरह से लिखो? उसको तो नहीं मालूम होगा। तो इस तरह की चीजें प्रॉब्लम आती हैं लिखने में भी। और जहां तक स्क्राइब का सवाल है, तो जो अभी बड़ी उम्र की जो उसमें है कि जो नई गाइडलाइन आई है कि उसमें किसी भी एज का ग्रुप का जा सकता है एग्जाम देने के लिए, तो हम लोगों ने इस चीज को उठाने के लिए बाकायदा वहां पे कलेक्टर से मिले, उनसे बोले, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं है। और रजिस्ट्रार के पास हम लोगों ने मैसेज कन्वे करवाया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रूल नहीं आया है कि नई गाइडलाइन को किया जाए। और जब एनजीओ को हम लोगों ने बोला कि आप लोग क्यों नहीं जाते हैं वहां बोलने के लिए, तो एनजीओ को बल्कि हमने उसकी फोटोकॉपी भी दी, और ये फोटोकॉपी ये पूरी जो गाइडलाइन मुझे पीके पिंचा जी से मिली थी। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने आगे बढ़ाओ, और उन्होंने मुझे एक कमिश्नर का नंबर भी दिया था, एमपी कमिश्नर का, उनको भी हम लोगों ने मैसेज कन्वे किया, तो उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया हम लोगों को। तो यहाँ पे ना तो एनजीओ ने हम लोगों का साथ दिया कि वो जाकर के आगे बात करें कि हाँ ये गाइडलाइन फॉलो करें, और जैसे भी यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि कुछ मिसयूज भी होगा इसका। तो देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सही भी काम भी होता है और कुछ गलत भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम जो पढ़ते हैं बच्चे और उनको समय पे अगर स्क्राइब नहीं मिला, तो उनकी तो पूरी मेहनत बर्बाद चली जाती है, क्योंकि कई बार नहीं मिलते हैं बच्चे उन लोग को एग्जाम देने के लिए। जी, तो आपके जी बिल्कुल, आई विल रेज दिस पॉइंट्स, लॉट ऑफ पॉइंट्स आर देयर इन अ बैग. Bala, you are representing today youngster. You have spoken to many people who told us to bring this discussion. What are the challenges? What are the problems you are facing while giving exam as a student? Good evening to my panelists. Actually, bro, I have around 11 years of experience, as I'm 25 now with Scribes. 11 years of experience. Specifically, the curious or the exciting situations which I would like to say lies in my 12th standard, where I done my education through integrated formal school, where I've done my business mathematics and accountancy, which is controversial, and also in my UPSC. These both things I would like to highlight from my perspective. If we speak generally of the visually challenged, the scribe issue is not, we can't control it with a single sphere or in any circle. It is a broader perspective because it not only covers with the scribe and student, it goes to scribe and the invigilator and the student, the scribe, student, the invigilator and the institute which holds the exam. Apart from all these things, the host of the exam, whether it is UPSC, SSC, IBPS, the organization that are hosting, there is a bigger conflict of ideas. For example, if you take UPSC and IBPS, for IBPS, the most, what I have to say is the terrible level riding field of the visually impaired. That lies is, even though there is an exam through online mode, still we are dependent towards scribes. That's what the horrific thing that I want to point out, which is too grotesque. And if we speak about UPSC, for prelims, you are allowed to bring your scribe. That too, you need to apply the pro forma with the photo and the details of the scribe at least 1 or 1.5 months before. This is where the stress lies. And for your information, I haven't applied for the scribe. I have left it with the commission because of the stress. Because you never know what will happen to the scribe in the span of 1 and 1.5 months.
And for mains, you are not permitted to arrange your scribe at your own cost. The commission will arrange your scribe. This is where the conflict of interest lies. This is where you don't know where you have to go, because even if you clear prelims with your own scribe, by arranging your scribe to write, you have the greater possibility of losing a chance to getting into the interview because of the scribes arranged by the commission, which is already faced by many people. This is where the problem. The broader perspective has to be taken in terms of scribes. As George sir rightly said, there are some misuse from the side of the candidates as well as the misinterpretation from the side of the authorities. One point, Bala, you got the questions about distance as well, so I want you to put it as well. Yeah, that's a pretty good thing I would like to say is the distance of the examination venue of online exams. For example, if you see, as a candidate, I have applied, I will go to farther, for example, from Chennai to Delhi, if there is a venue in Delhi, mandatory venue in Delhi. Because I am a candidate, I have the responsibility to clear the exam, and I have the social and economic responsibility of my family. But is there any need for a person who is a sighted and who wants to write for me to come to that much distance, traveling for 4 or 5 hours to write 3 hours of exam in the form of online mode? That's what my biggest question. And the government order passed on February 26, 2013, which under the aegis of SCORE Foundation and the Indian Association of the Blind, which has not been fully implemented. That's what I have experienced in the span of these 2 years. ओके बाला। नाउ सरीन सर, हमारे पास काफी पॉइंट है जो हम अभी आप बाला की भी बात आप सभी ने सुन ली है, तो वो बाला के क्वेश्चन भी आप सोल्व करेंगे ना। मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम बात करते हैं सर टेक्नोलॉजी की और ब्रेल की। आईबीपीएस में ऑनलाइन है और एग्जाम दिए जा सकते हैं, आज की जनरेशन दिए जा सकती है। तो सरीन सर, क्या आपको लगता है आज भी मतलब सारे लोग सक्षम हैं ऑनलाइन, या फिर ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो जितने लोग दे सकते हैं उतने तो कम से कम दें? और इस ब्रेल और इसको क्या पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है? और एक मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं क्वेश्चन की, बाई चांस जैसे कि ये भी साथ साथ आप लोग बताएं सोल्यूशन भी, कि अगर यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट नहीं करती है गाइडलाइन, उनके लिए क्या किया जाए? और जो बंदा कंप्यूटर मांग रहा है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, इफ ही वाज नॉट प्रोवाइडेड विद द इक्विपमेंट्स, तो व्हाट ही कैन डू? बहुत सारे सवाल जोड़ दिया है, जिसका एक सेंटेंस से शुरू करता हूँ, जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। लेकिन जब रूल्स बनते हैं, ऑब्वियसली देयर इज ए रेवोल्यूशन ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस। जो आप सवाल उठा रहे हैं तो सीधा बहुत ऊंची अपेक्षाओं का सवाल है। आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा और पीछे चला चाहूंगा, आपके सवाल के दायरे को ही बढ़ाते हुए। हम आज इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सी क्लास से राइटर रखेंगे? क्योंकि एजुकेशन का स्टाइल ये है कि मैं पहले क्रैम करता हूँ, फिर लर्न करता हूँ, फिर अंडरस्टैंड करता हूँ। एक हायरार्की है। द मोमेंट आई हैव स्टार्ट टू लर्न एंड देन आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आई हैव लर्न, मुझे कोई ना कुछ चाहिए। वर्बल एग्जाम मेरा कोई लेगा नहीं, तो उतना पेशेंस बहुत बात करने के बावजूद ना यूजीसी में ना स्कूलों में है। तो अल्टीमेटली क्या करता, बेल में आपका एग्जाम वो नहीं लेगा, क्योंकि वहां कोई बेल एक्सपर्टीज है ही नहीं। वो जो सो कॉल्ड कभी कभी ट्रेनिंग लेके इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए टीचर आते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद बेल। उन्होंने हर साल अलग अलग स्टेट में जाके मैं उनको असेस भी करता हूँ, उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। ये जो टिपिकल अरेंजमेंट है कि आप साइकिल को बेल सिखाओ और फिर वो बेल को लागू करेगा, आई हैव माय ओन डाउट्स। अब उस हालत में ब्रेल ब्लाइंड के पास है नहीं, स्क्राइब आप एक स्टैंडर्ड नीचे दो। थर्डली, एजुकेशन जो है सेंट्रलाइज नहीं है, स्टेट। इन तीनों की खिचड़ी के बाद आपको यूनिवर्सल रास्ता नहीं अपना सकता। अब उसमें ये कहूँ तो वो चाहे आप इसे कोई खास मैं आज भी मानता हूँ देयर इज ए नीड ऑफ ए सिंगल यूनिवर्सल पॉलिसी फॉर अ कंट्री और एजुकेशन। तब जाके एजुकेशन के अंदर की चीजें सॉल्व होंगी। एजुकेशन का संबंध है, आप इंक्लूसिव ही करेंगे उसमें। जैसे अभी कहा गया कि साहब 4वीं 5वीं से कंप्यूटर आप ले आइए।
आप चौथी पांचवी छोड़िए, मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स अभी इंडिया कंप्यूटराइज हुआ है। वो कुछ शहरों में हो गया जिसको मैं विद इन द ब्लाइंडनेस हैव्स एंड हैव नॉट स्किल कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ। कुछ तो आगे चले गए हैं, तो पीछे मुड़ के देखेंगे भी नहीं, क्योंकि बेसिकली बाय नेचर हर कोई जो है वो, शेक्सपियर कहता है कि आप चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद भूल जाते हैं कहाँ से चढ़े थे। तो मेरी अपनी सोच है कि कंप्यूटर होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप क्या वो एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, कंप्यूटर अरेंज कर पाएंगे? क्या हर किसी के लिए हो रहा है? मैं तो ये फर्स्ट ईयर के बच्चे को जो ब्लाइंड आता है उनको हम कंप्यूटर प्रोवाइड कर देते हैं, बाद में 6 महीना पता लगता है ही डजंट नो हाउ टू इवन वर्क ऑन इट। अगर खाली कंप्यूटर देने भर से नहीं होने वाला कुछ भी। दूसरा, मैं इसको इस एंगल से भी लेता हूं जो चर्चा बाला कर रहे थे। बिल्कुल इश्यूज जायज हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं हम कंप्यूटर पे अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम एज वेल। हम कितने भी सक्षम हो जाएं, मेरा आज भी मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ब्लाइंड अभी भी उस स्पीड पे बहुत आराम से काम नहीं कर सकता जितनी स्पीड में माउस से किया जा सकता है। देयर इज अ डिफरेंस। मैं उसको कहने में मुझे कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगता, वेरी रियलिस्टिक। और इन वन में से कि शायद हो सकता है मुझे कंप्यूटर उतना आता भी ना हो। तो मेरा मानना यह है कि स्क्राइब वाला मुद्दा बहुत सिंपल नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं फिलहाल इतनी बात कह के छोड़ूंगा कि बाद में निश्चित तौर पर कहेंगे कि मेरी राय क्या है, तो वो बात के लिए छोड़ूंगा। जी जॉर्ज सर, अब आपने बहुत पॉइंट रेस किए थे और बाला को भी आपने सुना है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम स्क्राइब बाकी एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है। जिन लोगों के पेपर पहले जो सिचुएशन थी, काफी लोग बोलते थे कि जो एक क्लास छोटा होता है राइटर, एक क्लास कम होती है जिसकी, तो उसको पढ़ने नहीं आता, उसकी स्पीड कम होती है। तो अब हम सीसीपीडी ने हमारी ये बात मान ली, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये इनजस्टिस हो रहा है उन लोगों के लिए, ये खुद मेहनत करते हैं। और फिर आपने ये भी बोला कि कुछ हमारी एनजीओज भी अपोज कर रही थी कि कंप्यूटर, तो मतलब कि आपको क्या लगता है, आजकल तो दिल्ली में पैसे भी चल रहे हैं 2000 रुपए का राइटर या 5000 रुपए का राइटर, तो एनिमीज आर एट द होम। तो आपको क्या लगता है कैसे इसे टैकल किया जाए सिचुएशन को? This is not a situation, a problem of the blindness. It is a problem of today's generation of people. Today's generation of people want quick success. They are not prepared to work. Shortcuts. The thing is, it's an issue of integrity. It's not an issue of blindness. Yeah. Whatever systems you create, if the people are dishonest, it will not work. You appreciate that point? Yeah. If the people are basically dishonest, then any kind of system you make, it will not work. That's one. Blind or non-blind? Whether it's blind or non-blind, it won't work. Exactly. And unfortunately, there's so much of corruption in our country today that everybody looks at the jugaad and the shortcut, corrupt way of doing it because they think they can get away with it. And most people get away with it. So, you can create 100 new systems, it will not work. So let's not blame the system for it. But my proposition or my suggestion, मेरा प्रस्ताव simply ये है कि हमारा जो system है, that should be fair to the blind person. Blind व्यक्ति को पूरा मौका मिलना चाहिए अपने तरीके से एग्जाम को लिखने के लिए. Whether it is using technology, whether it is using braille, or whether it is using a scribe. You know, scribe is also an option, and I don't think it should be junior class because 1 year junior class आपको हमेशा मिलेगा नहीं. जैसे अनीता जी ने कहा था कि कई स्कूलों में, कई कॉलेज में the scribe is 5-6 years younger, and you can't expect the 5-6 year younger person, especially class 11 आप लिख रहे हैं और 5th standard 6th standard बच्चों को आप बैठा दिया. मैंने देखा है, ये होता है दिल्ली के स्कूलों में भी होता है ये. You catch a 6th standard student to write 11th standard or 12th standard student's exam. This is बड़ा नाइंसाफी है ये. So the whole thing is that, you know, first point I would put across is जो भी system हम create करते हैं, it has to give the blind candidate an equal opportunity. And in my view,
he should be allowed to use technology or use braille or use a scribe. And a scribe, there should not be any restriction on what kind of scribe he brings. It should be a scribe that he's comfortable with. क्योंकि आपने 3 साल तैयारी किया और पहली बार आप एग्जामिनेशन हॉल में स्क्राइब से मिल रहे हैं, आप तालमेल कैसे बनाएंगे? You know, it's not about just me saying in the scribe writing. Scribe का spelling कैसा है? Does he know the spellings? How is his handwriting? You know, ये सारे मायना रखता है when the examiner is checking the paper. So I think the blind candidate should be given all facilities. That's one. Second thing is, I'm just moving away from this point a little bit, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बात किया था जी. ये हमने स्क्राइब गाइडलाइंस सरकार ने तो दिया है, बट मोस्ट यूनिवर्सिटीज आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट. यू नो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन हैव लेड डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर बैंकिंग एंड हैव सेड दैट ब्लाइंड पीपल कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. उसके बावजूद कई बैंक्स हैं आज भी जो दृष्टिहीन लोगों को एटीएम कार्ड्स नहीं देते हैं, चेकबुक फैसिलिटी नहीं देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी नहीं देते हैं, लॉकर्स नहीं देते हैं. दे डोंट इम्प्लीमेंट इट. सो ये नॉन इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, इट इज नॉट ओनली विद स्क्राइब गाइडलाइंस, इट्स इन एवरी सेक्शन, एवरी डायमेंशन ऑफ द ब्लाइंड पर्सन्स लाइफ. जो जायज कानून है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है. लोग मना करते हैं. आप रेलवे काउंटर पे जाएंगे विद अ सर्टिफिकेट फॉर कंसेशन टिकट, वो आपको 5 out of 10 times they won't give it to you. They कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. So in implementation there is definitely a problem. Central government has certain laws, and I also agree with Sareen Saab. I think education has to have a universal standard. Exactly. And I think the fact that it's a state subject is a mistake. Exactly. So education in Kerala, education in Delhi, education in Kashmir, in my mind, has to be the same. Exactly. Language can be different. Languages can be different, but the content has to be the same. Content and quality should be the same. Ji, exactly, George sir. Yeah. I will get back to you. Annabaram sir, now your viewpoint. काफी बार ये हो रहा है कि मेरे जो अगर हम ब्रेल की बात करें तो इस पे भी डिबेट है. काफी हमारे दृष्टिहीन कहते हैं ब्रेल हमें नहीं सीखनी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है. तो जैसे जॉर्ज सर ने राइटली क्या ऐसी गाइडलाइंस नहीं बनाई जा सकती जिसमें उसको ओपनली दिया जाए, चाहे वो स्क्राइब यूज करे, चाहे वो कंप्यूटर यूज करे, चाहे वो ब्रेल यूज करे, और स्क्राइब की भी ऑप्शन दोनों तरफ से ओपन हो. अगर वो खुद से अरेंज कर सकता है तो कर ले, अगर नहीं कर सकता तो जो भी एग्जामिनेशन बॉडी है वो इसको अरेंज. क्या ऐसे प्रावधान है? अगर है तो इसे इम्प्लीमेंट नहीं हो. मेरा फिर से ये क्वेश्चन है, जो यूनिवर्सिटीज वो नहीं मानती हैं उनके अगेंस्ट क्या किया जाए? वो स्टूडेंट्स आज भी फेसबुक पे एक दशरथ नाम के लड़के हैं जो सौराष्ट्र में उनका एग्जाम है और मान नहीं रही है यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे लिखा है. तो क्या किया जाए ऐसे सिनेरियो में? ये 2 क्वेश्चन. जी अन्नापुरम सर. आई थिंक आपका लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप ये बहुत बार पूछे थे आपने. अगर कोई यूनिवर्सिटी इस रूल्स को नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप डायरेक्टली सीसीपीडी को लाइए पहले कि ये यूनिवर्सिटी है, आपका इश्यूज गाइडलाइंस इशू किए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए वो ला सकता है. दूसरी बात, आपको अगर तकलीफ नहीं होना चाहिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रिपरेशन करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगले महीने एग्जाम है, पहले आप एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन करके एक सेक्शन होते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में, उसके पास आप जाएं और पूछिए भाई ये गाइडलाइंस है, आप इस गाइडलाइंस के बारे में पता है या नहीं है? अगर आपको पता है तो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, सडनली वो लोगों को कहेंगे कि भाई ये एग्जामिनेशन गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में इशू किए. वो लोग भी पहली बार देखेंगे गाइडलाइंस को, वो लोग भी पता नहीं होता है कि गाइडलाइंस क्या होता है, कि इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना. तो इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन होना चाहिए. कम से कम 1 महीने पहले जाइए, वो लोग को गाइडलाइंस दीजिए, और अवेयरनेस नहीं है तो गो अप टू द वाइस चांसलर, टॉक टू देम. In case if even then they are not ready for it, I think you have an option to always come back to the CCPD. And of course, there are organizations like Score Foundation or many organizations like this, and you can always take their help. I think that is one way. अब पहली क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, I think this is very महत्वपूर्ण है.
But I will take it slightly from a different perspective, other than one the previous two panelists have taken. पहली बात है कि how many bodies of examinations are really ready with the options? For example, UPSC. Can UPSC today say to the blind, visually challenged examinees, look, here is a computer with the JAWS. Write your examinations in your mains examination using your computer. Here is a question paper in Braille. Write your exam in Braille or use Scribe. How many bodies of examinations in this country are ready with that kind of an infrastructure? I doubt. Hardly 99, not even 0.001% of the institutions are ready with that kind of option. If institutions can come forward with that institutional infrastructure ready, I think then the visually challenged examinees will also think over, and then the usage of Scribe may actually go down over a period of time. This is my proposition. But the pehli question is that we have to force these government bodies to create such infrastructure, institutional infrastructure. I'm not saying this out of air. Let me tell you one concrete example. सब लोगों को पता है कि about GRE, Graduate Records Examination, वर्ल्ड ओवर में होता है दुनिया में. अगर आप सिर्फ ये एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि आई एम ब्लाइंड, look at the kind of options you will get from the body. Even within Hyderabad, I sometimes wonder why a United States government body can do it in Hyderabad, but our own government sitting in Delhi can't do it. I can use computer, I can use Braille, I can even take audio tapes. They will even send you audio tapes if you want, along with the Scribe. That is a beautiful part of it. Even you can keep your Scribe with you. At some point of time, if you face a difficulty writing with the computer, you can say bye to the computer and take your Scribe with it. I think the world standards are far ahead. The first point for me, more than people, more than the examination host centers, I think what we really need is institutional infrastructure that can provide these options. But Annabaram sir, my question: how to bring all the NGOs on the consensus? Because there is a debate on every subject, and nobody comes on the consensus कि क्या पास करवाना है. एक कहते हैं कि ब्रेल बढ़िया है, दूसरी कहते हैं कंप्यूटर, तीसरा कहते हैं दोनों में क्वालिटी नहीं है. How to bring them on consensus? एक साफ सीधा है. मुझे नहीं लगता कि हर एक all NGOs have never come on consensus. It is most of the time the like-minded organizations, one or two. Even you take the examination guidelines, you take most of the, be it reservation in jobs in Supreme Court order, most of the time it is a couple of, or hardly in India I can even name, but I don't want to name it because it's a public forum, mostly 3-4 organizations, and they come and they take up things and everybody will fall in place. I don't think in matters of this kind, we should never waste our time looking for consensus. Like-minded organizations can always come forward and they can put forward these proposals. Can I just come in here with a point? The responsibility of good governance for the disabled, the responsibility is with the government of India. It's not with the NGOs. NGOs come into play because the government has not done their job. Today also, when the government talks about inclusive development, they do not include people with disability. They are talking about gender, including scheduled caste, scheduled tribes, but it does not include people with disability. The government does not, they ask, I have also heard people saying, ये blind लोग exam क्यों लिखना चाहते, IAS का exam क्यों लिखना चाहते, काम तो करना नहीं है, you know. And therefore, there's another issue which comes in, that the government, how does the government opinion get formed? They see people whom they have given reservation work in the offices. And unfortunately, sad to say, 60 to 70% of people, blind people who are employed in government are not really given jobs and they don't do their jobs. Only very small percentage of people do their jobs. इससे आम जनता को जो सरकार में काम करते हैं, No, let me finish what I'm saying. I've seen there are many offices where people actually ask, इनको तो बस reservation के माध्यम से नौकरी मिला है and करते तो कुछ नहीं है.
having said this, there are people who have worked in banks, who have worked in PSUs, who are doing splendid jobs, but they're very few. They're not large enough to actually change opinions. Exactly. The point of the matter is that the main point is the government has to start taking their responsibility of looking at people with disability as citizens who need to be educated, who need to write exam, they need to be given the, unka jo proper chances hai. NGOs can fight, NGOs, I'll give you an example. CBSE has said across the country that blind students can use computers. 2 साल पहले संजोग नाम का एक लड़का है who from Surat, he was writing his 12th standard exams. He said he wants to write it and use computers. CBSE ने कहा you'll have to come to Ajmer to write the exam. Now 12th standard का exam जो है, it's a 1 month process. एक दिन में होता नहीं है. There are 6 papers. It's spread over 1 month. That would have meant that Sanjog and his family had to shift to Ajmer for 1 month. And this was just a year after Kartik Sawhney had written his exam in Delhi using computers. Exactly. So CBSE in Delhi is allowing, but CBSE in Surat did not allow. And then it had to be fought in the CBSE. We had to go to the CBSE highest level, and they finally, after 3 months of constant back and forth, they said that exams can be conducted with computers in Surat. तो कहने के मतलब ये है कि even within one organization there is lack of understanding of the guidelines. Exactly. सूरत में एक इंटरप्रिटेशन है, CBSE सूरत ये कह रहा है, CBSE दिल्ली कुछ और कह रहा है, CBSE बैंगलोर कुछ और कह रहा है. One has to fight for their rights. So if we will fight, we will aware them. At the end of the day, we'll get the fruitful result. This is what you are saying. जी, अनीता जी, आप एक पॉइंट और उठाते कि आप कह रहे थे कि अपनी बात रखना चाहते हैं कि राइटर के लिए, स्क्राइब के लिए गवर्नमेंट द्वारा या एनजीओ द्वारा अगर कुछ मोटिवेशनल सर्टिफिकेट या फिर एक अमाउंट निर्धारित किया जाता है, तो क्या बाकी पैनलिस्ट से भी पूछें, क्या ये वाकई बेनिफिट हो सकता है? क्या पॉइंट थे आपके? मैं बोलूं दानिश? जी जी जी। हाँ जी, जैसे अभी बात चल रही थी, पहले तो उस पर थोड़ा सा बोलना चाहेंगे कि जो अभी कंप्यूटर में या ब्रेल में एग्जाम देने की बात जो चल रही है, हम लोगों ने इस पे बात की थी। हमारे जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से बात की थी जो एग्जाम देने जाते हैं, तो ज्यादातर बच्चों का ये कहना था कि ब्रेल में इतना ज्यादा, पहली बात तो पेपर हम लोग कॉलेज का लिख नहीं सकते हैं, बहुत टाइम लगता है ब्रेल में लिखने में, और दूसरा ब्रेल में अगर लिख भी देते हैं तो जांचने वाले नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि कॉलेज में जरूरी नहीं है कि टीचर वहाँ पे हो जो जांचे। जी हेलो, जी 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 बोलिए। जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, और दूसरा जो कंप्यूटर की बात थी, तो कंप्यूटर की बात हम लोगों ने कॉलेज में उठाई थी। वहां पे कुछ मैम हम लोग के साथ में थी, मेरी खुद हम वहाँ पे इन्विजिलेटर की ड्यूटी करते हैं, और जहां तक नकल का सवाल है, ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नकल कोई नहीं करे। नकल तो साइटेड भी कर सकते हैं, तो उनको भी रोकना हम लोगों का काम होता है। जो भी इन्विजिलेटर वहां पे होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है, तो वहां ऐसा कोई करप्शन नहीं हो सकता। और दूसरा कंप्यूटर की बात है, तो कंप्यूटर कॉलेज में कहा गया कि हम लोग तो कॉपी जांचते हैं, टीचर्स जो है जितने भी कॉपी जांचते हैं, कंप्यूटर पे आंसर होगा तो जरूरी तो नहीं है कि जैसे आप बोल रहे हैं बच्चे ही नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि जो कॉलेज में सारे टीचर्स को भी कंप्यूटर आता हो कि वो कंप्यूटर पे कॉपी जांच सके, उनके आंसर्स को जांच सके। एक कॉलेज में मान लीजिए 35 बच्चे एग्जाम देते हैं, हालांकि वो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, कोई भी कॉलेज उसको कर सकता है, बार बार बच्चे एग्जाम दे। कॉलेज के तो जनरली बच्चे आजकल कंप्यूटर सीख गए हैं, क्योंकि उनको अगर जॉब करना है तो कंप्यूटर आना कंपलसरी है, तो वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जांचने वाला भी तो होना चाहिए। जांचने वाला ही मना कर दे रहा है कि हम जांचेंगे नहीं कंप्यूटर पे, हम तो कॉपी पे ही जांचेंगे, फिर तो स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकाल के दे दो। जी बिल्कुल, ये बात एनजीओस को बोलना पड़ेगा। हम लोग तो उठा रहे हैं इस बात को कि उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप जांचने के लिए दे दीजिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि सब लोग माने। और हम लोग, जैसे हमने बताया कि हम तो इस बारे में पूरी बात अपनी रखना चाह रहे हैं, लेकिन एनजीओ जो वहाँ पे हैं खुद हमारे शहर में, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, उनको भी हमारे साथ आना चाहिए कि हम खुद जाएं। दूसरा, बच्चे जो है, लड़के तो फिर भी एग्जाम स्क्राइब अटेंड कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां कहीं बाहर नहीं जाती हैं, वो वहीं अपने यहाँ रह करके कैसे स्क्राइब के लिए अरेंज कर पाएंगी? अगर संस्था नहीं देती है
तो वो कैसे व्यवस्था करेंगी? तो संस्था भी कई बार, जबकि नया जो गाइडलाइन है उसमें मैंने पढ़ा है कि उसमें है कि संस्था या कॉलेज स्क्राइब प्रोवाइड करे और पहले उनके बारे में बताए भी, उनको मिलवाए एक दिन पहले कि आपका ये स्क्राइब है, पर ऐसा होता नहीं है, कहीं भी नहीं हो रहा है अभी तक, जहां तक हम लोगों ने देखा है। और दूसरा भी आपने बात की कि पैसे की दिल्ली में खरीद फरोख्त काफी होती है स्क्राइब की, हर एक्चुअली जगह शुरू हो गई अब तो जी। हाँ, तो ये क्राइसिस होगी तो भ्रष्टाचार तो इस तरह का बढ़ेगा ही कि आपको स्क्राइब नहीं मिलेंगे ढंग से, तो जो मिल रहे हैं वो मनमाना पैसा मांगेंगे आपसे। राजस्थान में भी ये चीज उठी है, राजस्थान में अभी जो जोधपुर में एग्जाम हुआ था वहां पे भी ऐसे ही था, 1000-2000 रुपए बकायदा मांग रहे थे कि आप दो मुझे तो आपके लिए स्क्राइब बनेंगे। तो ये क्राइसिस के कारण ही ये भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ रहा है। और दूसरा, जहां तक मैंने कहा कि एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा जा रहा है एग्जाम देने जा रहा है, आप मान लीजिए मध्यम परिवार का है, तो कम से कम उसको वाहन भत्ता तो मिलना चाहिए, 3 घंटे वो अपना समय दे रहा है, वाहन भत्ता भी नहीं देते, कोई ऐसा पैसे की तो नहीं है, चलिए पैसे को छोड़ दीजिए, कम से कम उससे एक मोटिवेट करने के लिए सर्टिफिकेट तो देना चाहिए। हम लोगों ने जहां जहां स्क्राइब प्रोवाइड करने की कोशिश की और की भी है, वहां पे 8 महीने बाद, जबकि एनजीओ से काफी कहना पड़ा, तब 8 महीने बाद उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया उन बच्चों को देने के लिए। आज कॉलेज के बाद जब बच्चे जॉब पे जाते हैं तो वहां पे ये सर्टिफिकेट काउंट होता है। इस लालच में भी वो चाहे तो आराम से जाके एग्जाम देने जा सकते हैं। अभी इंजीनियरिंग बच्चे मैंने इकट्ठे किए, उनका पहला ये क्वेश्चन था कि मैम मुझे क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि मुझे जब कंपनी आती है कैंपस में तो मुझे ये काम आएगा, तो हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। अब बताइए, जब आप लोग सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, बहुत से एनजीओ से नहीं दे रही है सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, आप उन्हें वाहन भत्ता भी नहीं देंगे, फिर भी चाहे काम करें, और फिर उसमें लिमिटेड आपकी एक कुछ गाइडलाइन भी है कि कम एज कम के बच्चे आए, तो क्राइसिस भी और ऐसे ही फिर पैसे जी बिल्कुल, आपके नेताजी पॉइंट ले लिए हैं, देने लायक वो तो दे देंगे, इस पे हमारे पैनलिस्ट वो क्या करेंगे, क्योंकि जी बिल्कुल हमारे गरीब परिवार के बच्चे आते हैं और वो पैसे नहीं दे सकते। नेताजी, अब मेरे पास समय कम है, क्लोजिंग कमेंट के लिए मुझे 1 बाय 1 सबके पास आना है। पूछिए, क्योंकि मुझे तो केवल इसका सोल्यूशन नहीं, आपके पॉइंट आ गए जी, बिल्कुल आपकी बात सुन लिया, मेरे पैनलिस्ट इसका सोल्यूशन देंगे। बाला, क्विकली यू व्हाट द पॉइंट्स यू वांट टू पुट फॉरवर्ड, योर सजेशंस एज ए स्टूडेंट यू वांट टू पुट फॉरवर्ड, एंड देन विल मूव फास्ट for our closing comment. Yeah, 3 things I want to put forward, 3 small things. First thing is an article that I've read while doing a search towards this topic. At Youth Ki Awaaz, under the title 2 is better than 1, being a scribe for the visually impaired, written by Akanksha Mittal, the public prosecutor who has written an exam for the SSC candidates, visually impaired. She has faced 2 candidates where she says first candidate is the one who emotionally blackmailed her for 3 hours by cajoling her to fill in the answers on behalf of him. This is where our George sir's comfortable keyword, the keyword that comfortable has he put in, comes into place. What sort of comfortable our visually impaired fellow members want? A scribe who is comfortable to write for me, or a scribe who is comfortable to write on behalf of me? The society considers that the scribe means the person who writes on behalf of the visually impaired, instead of considering a scribe who is writing for the visually impaired. This is where the basic problem lies. My second point is, again I agree with George sir says, there must be a proposal, there must be a mandate that either braille or computer or scribe should be there. If that is the provision, surely as a visually challenged, I won't go for scribe, because my fingertips can't be replaced by the fingertips of another person. That's the reality. Anyone can be the writer, but none can be me, who can write my exam of my own. So that's where computer or braille comes into fruition. And the last point is the dishonesty point. It is not only, there is nothing practical by claiming that the government is wrong and the implementation hasn't been done. Of course, it is the truth. There must be a coalition of organizations, civil society representatives, in lobbying, though lobbying explicitly an illegal act, it is implicitly allowed in India. In India, lobbying is going everywhere. The lobbying has to be done rather than simply speaking. Lobbying towards creating awareness among the political and bureaucratic class. This is where the advocacy has to take a step. जी वाला, थैंक यू। और मुझे लगता है कि सर्कुलर में दिया हुआ है कि आप कंप्यूटर और ब्रेल का प्रोवाइड करवाने के लिए, लेकिन उसको और सरीन सर, अब मैं क्वेश्चन तो किसी को नहीं दूंगा, आपके क्लोजिंग कमेंट 3-3 मिनट सभी को मैं दे रहा हूं आपकी बात रखने के लिए, क्योंकि समय भी कम है जी।
देखिए, मेरा पहला कहना, इस बात से मुझे बहुत ही बुरा भी लगा है और मैं उसे ओपनली इस फोरम से कहना भी चाहूँगा। हम इंडिया को जनरलाइज करते हैं शायद ऐसे जैसे कि हमने पूरी दुनिया घूमी है, और कह देते हैं कि जितनी बेईमानी यहाँ हो सकती है और कहीं होती नहीं। मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। सेकेंडली, मैं इसे भी मानने से इनकार करता हूँ कि जो कह रहे हैं कि 60, 70, 80% लोग ब्लाइंड लोग काम नहीं करते। आई टोटली अगेन डिसएग्री विद दिस। खाली डेटा नहीं एक्सप्लेन करता चीजों को, वन हैज टू फाइंड द रीजंस क्यों काम नहीं करते, एंड फॉर दैट वन हैज टू लुक इनटू द हिस्ट्री। और आप इसको टॉक भी रख सकते हैं, मैं बड़े आराम से उसको डिस्कस कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ दोज टाइम। थर्डली, मेरा ये मानना है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्लाइंड, क्योंकि हमेशा एग्जाम्स चलता है इन द इंटरेस्ट ऑफ एग्जामिनी, एग्जामिनर को तो केवल उसको असेस करना है। इन द इंटरेस्ट ऑफ एग्जामिनी मेरा ये मानना है कि जैसा उसमें कहा भी गया कि तीनों तरह के फॉर्मेट अलाउड किए जाने चाहिए, ब्रेल, इवन दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ ऑडियो, 4 तरह के जी। मैं चारों से सहमत हूं, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हमें कंपेंसेटरी टाइम देना चाहिए, जो कभी एक्स्ट्रा टाइम कहा जाता था। लेकिन मुझे ब्रेल के मामले में कंपेंसेटरी टाइम 20 मिनट्स का कम समझ आता है, क्योंकि मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज विदेश में देखी हैं। दे जस्ट गिव अ रूम टू अ ब्लाइंड विद हिज ब्रेला एंड आस्क हिम टू राइट एज ही विशेस टू, बट दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द रूम। मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगता, तो अल्टीमेटली टारगेट ये है कि मैं जो लिखना चाहता हूं उसको ईमानदारी से लिख सकूं। अगर वो ईमानदारी बरती जाए तो मुझे नहीं लगता कि ब्लाइंड को कोई दिक्कत होगी। बाकी जो आप कहते हैं कि हम गलत रास्ते अपनाते हैं, वहाँ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि ये टोटली सिस्टमिक फैलेसी है, क्योंकि उसके अंदर अब सो कॉल्ड स्ट्रक्चर जितना मर्जी दे दें, लेकिन इंटेंशन ऑफ एजुकेशन जब तक क्लियर नहीं है, जब तक उसका प्रॉपर यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है, जब तक आप वाकई में तैयार नहीं करना चाह रहे हैं इंडियन ह्यूमन रिसोर्स, तब तक, क्योंकि मैं आज भी स्ट्रांगली मानता हूं कि ब्लाइंड को कोई ह्यूमन रिसोर्स मानता ही नहीं है। देयर लाइज द एक्चुअल फॉल्ट। अब जब ह्यूमन रिसोर्स मानोगे नहीं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए तैयार नहीं करोगे, और जब तैयार नहीं करोगे तो आफ्टर यू विल गेट ऑल फॉल्टी थिंग्स जी। तो अनिता जी की बात से सहमत है सर्टिफिकेट और टीए से? देखिए, डीए ऑलरेडी कई जगह मिलता है, बाकायदा राइटर्स एक्सपेंडिचर मिलते हैं। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में 250 रुपया बाकायदा देते हैं पर पेपर। तो वो चीजें एक जगह के आधार पे वी कैन फाइट फॉर दैट, रादर देन ये कहते कि जी और जगह मिलता नहीं। सर्टेन एग्जांपल्स आर ऑलवेज बीइंग सेट, उसको फॉलो किया जाना चाहिए जी। थैंक यू श्रीन सर, मेरे पास वाकई समय बहुत कम है। जॉर्ज सर प्लीज गो। I personally believe that the quality of education that blind students are given has to be strengthened. And the focus on personal independence is very, very critical. They need to grow up with an attitude and with a mindset that is based on swatantrata and independence, personal independence and self-respect and dignity. And they need to be fighting for, these things. So when it comes to writing exams, which will be written right from class 1 onwards, the emphasis should be on braille literacy and computer literacy, so that their personal independence is preserved and they're able to write. Now, there were some points made during the discussion that there is nobody to check braille papers, or there's nobody to, there could be staff who could be saying that we can't read, we don't know how to use computers. Now, these are issues that can be sorted out. There, braille answer papers can be transcribed into print and people can read it. For that, resources are available. Computers, again, printouts can be taken and it can be used. The fact of the matter is that what is plaguing our system is essentially the lack of integrity. Whatever people might say, the prevalence in other countries, I don't care.
I know that in our country, I'm concerned only about my country. And in my country, unfortunately, the honesty levels, by and large, is not very good. Maybe 30 years ago, 40 years ago, 50 years ago, integrity was much higher. Today, people want easy passages, free passages, and as a result, people are willing to cut corners, compromise on quality, compromise on rights, and as a result, the examination systems have been compromised, and people look at shortcuts, and as a result, even if the systems are very good, the people who implement it either for out of sympathy or out of corruption actually derail the system. जी, thank you, George sir. And finally, I think we as visually impaired people need to focus on our own. We need to focus on our own. Building our capacity to take on the system, so that आगे जाके we are able to become part of the mainstream. And I like the point, and I believe in the point that Sareen Saab made, that all of us are part of the human resource of this country. The government and our families need to look at us as human resource and invest in us. जी, थैंक यू जोधा। और अन्नापुरम सर, क्विकली आप क्लोजिंग पॉइंट के साथ ये बता दें कि लिटरेचर कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है अगर ब्लाइंड से रिलेटेड अगर लिटरेचर को शामिल किया जाए, जैसे इन्वायरमेंट को लागू किया गया सब्जेक्टिव स्टडी में, तो ये अगर एक विषय बना दिया जाए विकलांगता पर, तो ये कितना एजुकेट कर सकता है? क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया जिसमें कह रहे हैं कि अब एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भी अवेयर करने का काम स्टूडेंट करें, जबकि ये काम गवर्नमेंट सीसीपीडी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। जी, very quickly, I think first that is one point. I think it has to be a larger awareness needs to be created. I think that will be covered in 3 points. I'll very quickly make. The first point is, I repeat, I think there is a huge need for infrastructural creation, and that will be possible only when the governments take us seriously. I mean, the bodies like UPSC, UGC, CBSE, NCERT. And we have to compel them to take us very seriously. Of course, maybe the point that we have to be treated like human resource, I think that's something that has to be taken very seriously. Number 2, I think the training for us has to start right in the beginning. That look, we are going to face a world which is not really going to be so nice, and not going to be, it's going to be difficult. I mean, I'm not saying it's going to be impossible. Things are not going to be impossible, but they're going to be difficult. That kind of a training has to be thrust upon a student, a child, when he is in 4th or 5th standard. And then he or she will actually then be grown up with his orientation, and he will really take off. He will be able to take on the system when he grows up. And I think that is very important. This job has to be done mostly by the schools. I'm not sure to what extent our schools today are ready for it, but that is something that has to be taken very seriously. Number 3, which I think again is very important, is that rules are coming day in and day out. Something that all of us have to think of, and of course NGOs are doing their bit, and therefore there is, I think we are, I keep making this point in our Radio Udaan programs, we are in transition. As far as disability rights in this country are concerned, we are in transition period. We have to be sometimes little more patient, but at the same time consistently working upon it. I think we're, as far as I personally believe that we're moving in a very right direction, but we have to be patient sometime. System may take some time to heal itself, but the good days are ahead. Thank you. अच्छे दिन आने वाले हैं। जी अनीता मैम। हेलो। जी अनीता। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी ब्लाइंड स्टूडेंट मुझे आज तक मिले हैं उनमें मैंने आगे बढ़ने का जज्बा देखा है, और वो शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर भी होना चाहते हैं और अपने आप में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपके रेडियो उड़ान में ही देख लीजिए कितनी आरजेज हैं जो आगे बढ़ना चाहती है अपने दम पे। तो मेरा तो बस यही अनुरोध है कि जो नई गाइडलाइन है उसे फॉलो करें,
ताकि जो घर में बैठी बहनें हैं हमारी हाउस वाइफ हैं वो भी एग्जाम दे सके, ताकि उन लोगों को जो पढ़ने का जज्बा है आगे बढ़ना चाह रहे हैं